गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर विजय वर्मा आज अर्थात 28 जुलाई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हुआ हूं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य वर्ष 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। कौन सा करेगा? ये करेगा हरियाणा राज्य। दरअसल 2021 में टोक्यो ओलंपिक होना है। टोक्यो ओलंपिक। इसी के बाद हरियाणा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। ये चौथा संस्करण होगा। तीसरा संस्करण जनवरी 2020 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया। ये जो 2021 का चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करेगा। तो हरियाणा में कहाँ पर किया जाएगा इसका आयोजन? पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में। पंचकुला में। ये है हरियाणा। आप लोग देख सकते हैं, ये है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? ये हरियाणा की राजधानी, ये जो सफ़ेद सफ़ेद ये दिख रहा है भाग, यहीं पर हरियाणा की राजधानी पंचकुला के पास है। यहीं पर आग हरियाणा की राजधानी क्या है? ये है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और कहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है? हरियाणा के साथ साथ पंजाब की और खुद चंडीगढ़। चंडीगढ़ मतलब हरियाणा की राजधानी है, खुद पंजाब की राजधानी है और खुद चंडीगढ़ की भी राजधानी है। यहाँ के गवर्नर कौन है? वो है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन संख्या 2 है कि भारतीय रेल किस वर्ष तक सभी वैगनों को RFID टैग प्रदान करेगा? कौन सा टैग? RFID। कब तक प्रदान करेगा? ये करेगा 2022 तक। कब तक? 2022 तक। दरअसल दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे सभी वैगनों को RFID टैग प्रदान करने वाला है। RFID का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो है रेलवे जो है सभी वैगनों को आसानी से ट्रैक कर सकेगा। इस टैग्स को लगाने से रेलवे सभी वैगनों को आसानी से ट्रैक कर सकेगा। ये कब तक टैग प्रदान किया जाएगा? दिसंबर 2022 तक रेलवे की वो है कि इसको 2022 तक टैग प्रदान कर लिया जाए, काम पूरा कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि वंदे भारत मिशन, क्या वंदे भारत मिशन का 5वां चरण कब से शुरू होगा? कब से शुरू होगा? ये 1 अगस्त से शुरू होगा। 1 अगस्त से शुरू होगा। दरअसल वंदे भारत मिशन जो विदेशों में फंसे भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था। इसका 5वां चरण 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। इसके तहत जो है जो अभी भी फंसे हुए हैं उनको भारत में लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष अर्थात 2020 देश जो है कारगिल युद्ध विजय की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? कारगिल युद्ध विजय की देश कौन सा वर्षगांठ मना रहा है? वो मना रहा है 21वीं। कौन सा? 21वीं। दरअसल 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। उस दौरान काफ़ी बर्फबारी हो रहा था। उसी का फ़ायदा उठा करके पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान में जो कारगिल की पहाड़ियाँ जो है लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें है। इसके बाद जब उन्होंने कब्जा कर लिया, भारत को पता चला, उसके बाद भारतीय सेना ने 8 मई, कब? 8 मई से
26 जुलाई 1999 तक ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन व्हाइट सी के द्वारा पाक घुसपैठियों को धूल चटाकर भारतीय भूमि को उनसे मुक्त कराया। मतलब 26 जुलाई को पूर्ण रूप से भारतीय सेना ने कारगिल की पहाड़ियों को खाली करा लिया था। इसी कारण 26 जुलाई 1999 को भारत प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस मनाता है। कारगिल दिवस को या कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा पूरे भारतीय इतिहास में 2 बार चलाया गया था। आज तक ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा भारतीय इतिहास में 2 बार चलाया गया है और दोनों बार ही भारत को सफलता मिली। पहली बार 1961 में चलाया गया था और इस ऑपरेशन अर्थात ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा और दमन दीव को अपने कब्जे में लिया गया था। दूसरी बार 1999 में ऑपरेशन विजय कारगिल के युद्ध में चलाया गया और इसमें भी भारत को विजय मिली। एक है और ऑपरेशन व्हाइट सी, ये भी कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन चलाया गया था। इसके तहत जो है जो भारतीय वायु सेना है उन्होंने आर्मी के साथ मिलकर जो पाकिस्तानी सेना की नियमित और अनियमित सैनिक पोस्टें थीं उसको तबाह किया गया था। ऑपरेशन व्हाइट सी के तहत भारतीय वायु सेना जो है आर्मी को पूरा साथ दिया और जो है जो पाकिस्तानी सेना की सैनिक पोस्टें थीं उसको उन्होंने तबाह करने में बखूबी अपना योगदान दिया। ये देखिए, ये है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। क्या है? लद्दाख। पहले ये लद्दाख, ये वाला भाग पूरा ये लद्दाख है और ये वाला भाग जम्मू कश्मीर। पहले दोनों एक ही था जम्मू कश्मीर के नाम से और एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के नाम से भाग है वो पश्चिमी भाग है और उत्तरी पूर्वी भाग को लद्दाख नाम से रखा गया। आज जो है केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखते हैं तो जो लद्दाख है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख में मात्र 2 ही जिले हैं। कौन? ये देखिए, ये वाला भाग लेह है, लेह, और ये वाला भाग आप देख रहे होंगे इसे, ये वाला जो है ये है यही कारगिल। लेह जो है बड़ा जिला है, कारगिल जो है कारगिल छोटा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है? भारत ने अभी किसी देश को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है, वो कौन सा देश है? वो देश है उत्तर कोरिया। कौन सा देश है? उत्तर कोरिया। दरअसल WHO के अनुरोध पर भारत ने जो है उत्तर कोरिया को 10 लाख डॉलर अर्थात $1 मिलियन की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। कितने के? 10 लाख डॉलर अर्थात $1 मिलियन की चिकित्सा उपलब्ध कराई है। दरअसल यह सहायता जो है WHO की तरह यह सुविधा जो है WHO की तरफ से उत्तर कोरिया में चलाए जा रहे टीबी उपचार कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई है। किसके उपचार कार्यक्रम? टीबी के। किसके तरफ से चलाया गया है? ये WHO की तरफ से। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO जो है WHO इसकी जो स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो जो जिनेवा है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है, लेकिन स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? वो है बर्न।
किसके उन्मूलन के लिए WHO के द्वारा वहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है? टीबी अर्थात ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का पूरा नाम क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। टीबी को तपेदिक, यक्ष्मा, क्षय रोग कई नामों से जाना जाता है। या किससे होता है? या बैक्टीरिया से होता है। इससे मुख्य रूप से फेफड़ा प्रभावित होता है, लेकिन यह फेफड़े के साथ साथ शरीर के कई भागों को और भी प्रभावित करता है। और ये जो टीबी होता है ये एक संक्रामक बीमारी है। और ये जो इसका जो किस जीवाणु से फैलता है? ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम बैक्टीरिया का? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर अब देखिए मालदीव, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव कहाँ है? ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में मालदीव है। वियतनाम की क्या राजधानी है? वियतनाम की है हनोई। क्या? हनोई। दक्षिण कोरिया की? दक्षिण कोरिया तो सियोल है। क्या है? सियोल। उत्तर कोरिया की? प्योंगयांग। क्या? प्योंगयांग। किम जोंग उत्तर कोरिया के बहुत फेमस है। उत्तर कोरिया की बार हम लोग मानचित्र देख लेते हैं। सॉरी, फैल गया पूरा। ये है, ये देखिए, ये चीन है। क्या है? चीन। चीन के दक्षिण में जो पीले कलर का भाग है यहाँ तक, यहाँ तक, ये जो पीला वाला भाग है ये पूरा, यही है उत्तर कोरिया। क्या है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। यहाँ पर है प्योंगयांग, यहाँ पर है। और ये दक्षिणी वाला भाग है, इसे कहते हैं दक्षिण कोरिया। ये दक्षिण कोरिया देश है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये ही सियोल, ये सियोल यहाँ की राजधानी है। कहाँ? दक्षिण कोरिया की क्या राजधानी है? वो है सियोल। क्या है? सियोल, दक्षिण कोरिया की। और उत्तर कोरिया की हम लोगों ने क्या बात किया है? प्योंगयांग। क्या? प्योंगयांग। ये चाइना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुस्तक है, इसका नाम है द पेंडेमिक। क्या है? द पेंडेमिक। हम लोग पिछले वीडियो में भी इस पर बात किए थे। पुस्तक का क्या नाम है? द पेंडेमिक सेंचुरी। द पेंडेमिक सेंचुरी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मार्क होनिक्सबाम। क्या? मार्क होनिक्सबाम। दरअसल इस पुस्तक में 1918 से लेकर के, कब से? 1918 से लेकर के अब तक, 1918 से लेकर अब तक अर्थात 2020 तक सभी महामारियों पर चर्चा किया गया। कब से? 1918 से लेकर के 2020 तक सभी महामारियों पर चर्चा किया गया है। इसमें 1924 में फैला था न्यूमोनिक प्लेग, 1930 का तोता बुखार, इसके अलावा सार्स, इबोला, जीका वायरस काफ़ी चर्चे में था। और इसमें कोविड-19 चर्चे में ही काफ़ी संक्रमित बीमारी है। ये जैसे तमाम जो वैश्विक महामारियों के संबंधित जो ये बीमारियां हैं, इसमें जो है इस पुस्तक में द पेंडेमिक सेंचुरी में इसका उल्लेख है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय मूल की नर्स, क्या? भारतीय मूल की नर्स कला नारायण शामी को किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय मूल की नर्स हैं कला नारायण शामी। क्या नाम इनका? कला नारायण शामी। इनको किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से। किसके? सिंगापुर के। ये सिंगापुर की रहने वाली भारतीय मूल की नर्स हैं और वहाँ पर 5 नर्सों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। 5 नर्सों में से एक कला नारायण शामी भी है, ये भारतीय मूल की हैं। अब इसमें बात आई सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? ये है सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर सिटी।
दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, ये है सियोल। इंडोनेशिया की जकार्ता। ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा। क्या? कैनबरा। जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये स्थानांतरित होने वाली है। इसको जो है, अब ये जो जकार्ता है ये जावा द्वीप पे है। जो जावा द्वीप है इसका जो ऊंचाई है काफ़ी समुद्र तल से काफ़ी कम है, इसलिए धीरे धीरे ये समुद्र में जावा द्वीप डूब रहा है। इसके साथ साथ जो है वहाँ की राजधानी भी डूब जाएगी। इसीलिए इंडोनेशिया अपनी राजधानी स्थानांतरित करने जा रही है। यहाँ जावा द्वीप से इसको ले जाकर के बोर्नियो द्वीप पे बसाएगी। अपनी राजधानी कहाँ बनाएगी? बोर्नियो द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच, कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच देश की पहली कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी को किस स्टेशन से बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया? अभी भारत और बांग्लादेश के बीच पहली परीक्षण कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी को चलाया गया है और बांग्लादेश भेजा गया है। तो ये भारत के किस स्टेशन से भेजा गया है? पश्चिम बंगाल का स्टेशन है वो है मेजर हरहट। क्या नाम है? मेजर हरहट स्टेशन है। यहाँ से पहली कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी को बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया है। ये बांग्लादेश के बंगबंधु पश्चिम स्टेशन तक जाएगी। कौन सी स्टेशन है बांग्लादेश में? ये है बंगबंधु पश्चिम रेलवे स्टेशन। पश्चिम रेलवे स्टेशन, पूरा नाम बंगबंधु पश्चिम रेलवे स्टेशन। ये बांग्लादेश में है। ये पहली कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी वहाँ तक जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है पड़ोसी देशों से रिश्तों को सुधारना है तथा साथ ही साथ नई संपर्क नीति स्थापित करने के उद्देश्य से इस ट्रेन सेवा को शुरू किया गया है। मतलब नया संपर्क नीति स्थापित किया जाए और पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रहें, उसके लिए ये ट्रेन चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 की ग्लोबल रैंकिंग में कुल 187 देशों में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 129वें स्थान पर। किस पर? 129वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि 19वां एशियन गेम्स 2022 कहाँ होगा? 2022 में 19वां एशियन गेम्स होने वाला है, वो कहाँ होगा? वो होगा चीन में। कहाँ पर होगा? चीन में। चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी है बीजिंग। कहाँ पर है? बीजिंग। अभी ये 2022 में तो चीन में होगा। 2021 में कहाँ होगा? 2021 में एक होगा एशियाई युवा पैरा खेल। कहाँ पर? ये होगा एशियाई युवा पैरा खेल 2021। ये कहाँ होगा? ये होगा बहरीन में। कहाँ होगा? बहरीन में। 19वां एशियन गेम्स 2022 चीन में होगा। इसी के साथ साथ चीन में 2021-22 में कई गेम्स आयोजित होंगे, जैसे तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2021 में चीन में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में का वो भी चीन में होगा। और चौथा एशियन पैरा गेम्स ये जो है 2022 में ये भी चीन में होगा। तो ये सब जो है चीन में आयोजित होंगे। 19वां एशियन गेम 2022, तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2021, शीतकालीन ओलंपिक 2022 और चौथा एशियन पैरा गेम्स 2022 ये सब चीन में होगा। एशियाई युवा पैरा खेल 2021 ये कहाँ होगा? ये बहरीन में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां
कि वर्ष 2010 से 2020 में 2010 से 2020 में वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मतलब 2010 से 2020 में जो वन क्षेत्र का विस्तार हुआ उस दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये है तीसरा, कौन सा स्थान है, तीसरा। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान, तो पहला स्थान है चीन का, किसका, चीन का। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है तीसरा, कौन सा, तीसरा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वनावरण अर्थात वनाच्छादित के मामले में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है। विश्व में वनावरण की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो पहले स्थान पर है रूस, कौन सा, रूस। यहाँ पर जो है पूरे विश्व का 20% वन पाया जाता है, कितना, 20%। दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील 12% के साथ, 12% के साथ ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है। और 9% के साथ कनाडा तीसरे स्थान पर है। भारत में 2% वन पाया जाता है, पूरे विश्व का भारत में 2% ही वन पाया जाता है। रूस में सबसे ज़्यादा वन है 20% पूरे विश्व का, उसके बाद ब्राज़ील में 12% है, फिर कनाडा में 9% है। तो वनावरण के मामले में रूस पहले स्थान पर है, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे स्थान पर, और भारत में मात्र विश्व का 2% ही जो है वनावरण पाया जाता है। अच्छा, ये जो आंकड़ा आया है, ये आंकड़ा अब कहाँ से आया है, ये अभी जो है खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुआ है। उसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। क्या नाम है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020। इसी FAO के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ही जो है ये वन का जो डेटा है उसके द्वारा ही दिया गया है। बात आई खाद्य एवं कृषि संगठन, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है रोम। और रोम कहाँ है, रोम इटली में है, कहाँ, इटली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। अब वनावरण के मामले में विश्व में पहले स्थान पर रूस है, तो चलिए रूस का मैप देख लेते हैं। ये जो पूरा पीले कलर का दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये है रूस। रूस जो है क्षेत्रफल के ही दृष्टि, रूस जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्या, सबसे बड़ा देश। रूस जो है 2 महाद्वीपीय देश है। क्या, 2 महाद्वीपीय, मतलब जो रूस का विस्तार है 2 महाद्वीपों में, किसमें, एशिया और यूरोप में। लेकिन जो इसकी राजधानी है मॉस्को, क्या, जो इसकी राजधानी है मॉस्को, वो जो है यूरोपीय भाग में पड़ता है। कहाँ, यूरोपीय भाग में। इसीलिए अगर यूरोप और एशिया में से चुनना है तो यूरोप को चुनना बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि जिसकी राजधानी है मॉस्को, वो जो है यूरोपीय भाग में स्थित है। आप देख सकते हैं ये रूस के उत्तर में आर्कटिक सागर है, और दक्षिण में कई जो छोटे छोटे सागर हैं, ओखोटस्क वगैरह है। इसके दक्षिण में, रूस के दक्षिण में देखिए कजाकिस्तान यहाँ पर है, मंगोलिया है, और ये चीन का भाग है। इधर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड वगैरह देश हैं यूरोप के। तो रूस जो 2 महाद्वीपीय देश है, एशिया और यूरोप में। और लेकिन इसका जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी मॉस्को है, जो मोस्कवा नदी पर स्थित है। मॉस्को किस नदी के किनारे है, वो मोस्कवा नदी के किनारे है। तो ये जो है रूस में है। इसलिए अगर दोनों में से एक चुनना हो तो ये रूस को जो है यूरोपीय महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में हम लोग चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता करने की घोषणा की है। अभी भारत ने जो है किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता करने की घोषणा की है, तो वो किया है रूस के साथ। भारत रूस के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता करने की घोषणा की है। बात आई रूस की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल है मॉस्को। अभी बात की हम लोग पिछले क्वेश्चन में मॉस्को किस नदी के किनारे है या किस नदी के तट पे है? मॉस्कोवा या मस्कवा, कुछ भी कहिए, मॉस्कोवा नदी। एक ऑप्शन इसमें इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूशलम या यरूशलम, कुछ भी कह लीजिए, जेरूशलम। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है? बर्लिन। और बर्लिन किस नदी के किनारे है? बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरिस सीन नदी के किनारे, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे और मॉस्को नदी के किनारे। चलते अगले क्वेश्चन। भारत में 2015-17 के मुकाबले 2016 से 2018 में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? क्या क्वेश्चन है कि भारत में 2015 से 2017 के मुकाबले 2016 से 2018 में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई? अर्थात डिलीवरी के समय जो माताओं की मृत्यु हो जाती थी तो उसमें कमी दर्ज की गई है, तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? वो आई है 7.4%। कितना? 7.4% की कमी। यह जो जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिया है। 2015-17 में जो मातृ मृत्यु दर था वो था 122। कितना था 2015-17 में? 2015 से 17 में यह दर 122 था। और ये 2016 से 2018 में यह घट के हो गया 113। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 7.4% की इसमें कमी आई है, जो कि शुभ संकेत है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नहर आधारित जल परियोजना को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की? कौन सा वह राज्य भारत का जो नहर आधारित जल परियोजना को प्रारंभ करने की मंजूरी दिया है? वो है पंजाब। क्या है? पंजाब। ये जो है विश्व बैंक की सहायता से परियोजना बनेगा। किसके? विश्व बैंक की सहायता से। इस परियोजना को जो है अमृतसर और लुधियाना में शुरू किया जाएगा। कहाँ? अमृतसर और लुधियाना में शुरू किया जाएगा। लुधियाना में इसकी स्थापना होगी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि सीसीटीवी द्वारा, किसके द्वारा? सीसीटीवी द्वारा निगरानी रखे जाने वाले विश्व के टॉप 20 शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल है? जो पूरे विश्व में सीसीटीवी द्वारा शहरों की निगरानी की जा रही है, तो उसमें जो है टॉप 20 शहरों की सूची जारी हुई है, तो उस टॉप 20 में जो है भारत का एक शहर शामिल है। कौन सा शहर है? वो है हैदराबाद। कौन सा शहर? हैदराबाद। ये जो है 16वें स्थान पे, पूरे विश्व में 16वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर है ताइवान। नाम से आप लोग समझ गए होंगे कहाँ का ये शहर है। ये है चीन का। सीसीटीवी से जो निगरानी रखे जा रहे हैं उसमें जो है पहले स्थान पर शहर है ताइवान का है। भारत का एक शहर है टॉप 20 में, वो है हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में
भारत ने किस देश के लिए $400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? किस पर? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने किसके लिए किया है $400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर? वो किया है श्रीलंका के लिए। किसके लिए? श्रीलंका के लिए। ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? ये जो जब कोई देश उसके पास विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर की कमी हो जाती है, मान लीजिए सपोज डे श्रीलंका के पास जैसे विदेशी मुद्रा अर्थात डॉलर की कमी हो गई है, तो उसका व्यापार जो है बाधित होने लगता है। श्रीलंका का बाधित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो उसका जो है डॉलर में होता है। किसमें? उसका भुगतान जो है डॉलर में होता है। अब श्रीलंका के पास हो सकता है डॉलर की कमी आ गई हो, तब वो इसमें जो है संबंधित देश अपने पड़ोसी देश से मदद मांगता है कि उतना जो है वो ये कहता है कि हमें जो है इतना डॉलर आप जो है देइए, इसके बदले में हम आपको लोकल करेंसी या कोई भी करेंसी देंगे। जैसे श्रीलंका के पास इस समय जो डॉलर की कमी आ गई है, तो वो जो है उसका व्यापार बाधित हो रहा है। क्यों बाधित हो रहा है? क्योंकि व्यापार जो है वो डॉलर से उसका लेन देन होता है। तो वो अपने पड़ोसी देश भारत से मदद मांग रहा है कि आप हमको जो है $400 मिलियन दीजिए, हम आपको उसके बदले में कोई लोकल करेंसी देंगे। इससे क्या होगा? इससे जो भारत और श्रीलंका के संबंधों में मजबूती आएगी। बात है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो एक तो है। क्या है? कोलंबो, जो कि वाणिज्यिक राजधानी है या व्यापारिक, और दूसरा है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ये प्रशासनिक है। पहले जो कोलंबो है वो है वाणिज्यिक या व्यापारिक, और दूसरी है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ये प्रशासनिक है। क्या? प्रशासनिक राजधानी है। मालदीव की राजधानी आप लोग जानते हैं, माले। नेपाल की काठमांडू। बांग्लादेश की ढाका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ये रहा श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। ये जो श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है, इसके उत्तर में जो भारत स्थित है, ये आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं। इसको थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। 2 राजधानी आप देख सकते हैं। यहाँ जो है ये कोलंबो है, ये रेड से, और ये श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। तो कोलंबो में हमने बात किया था, कोलंबो जो है वाणिज्यिक या व्यापारिक राजधानी है। भूलिएगा मत, परीक्षा में पूछा गया कि कोलंबो कौन सी राजधानी, तो वाणिज्यिक या व्यापारिक राजधानी है। और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, क्या? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ये है प्रशासनिक राजधानी। श्रीलंका की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है श्रीलंका की? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कोई बताएगा? श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है महावेली गंगा। महावेली गंगा, ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। दोनों नाम एक ही है, अलग अलग नहीं है। महावेली गंगा, इधर लिख दे नहीं तो, महावेली गंगा, ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश के परमाणु शोध संस्थान इनेस्ट के 90 से अधिक वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया? वो कौन सा देश है? उसका जो परमाणु शोध संस्थान है इनेस्ट, वहाँ के 90 से अधिक वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया। ये है चीन। इनेस्ट परमाणु शोध संस्थान कहाँ है? चीन में है, और यहाँ के 90 से अधिक वैज्ञानिक एक साथ इस्तीफा दे दिए। इनेस्ट का पूरा नाम क्या है?
ये लिखा गया है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनेस्ट का पूरा नाम द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी। द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी, यह इनेस्ट का फुल फॉर्म है। यह संस्थान जो है चीन के हेफी शहर में स्थित है। कहाँ? चीन के हेफी शहर में, हेफी शहर में है, हेफी शहर में। चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। इसको मैप में देख लेते हैं। ये है चाइना। चाइना स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं। और चाइना के उत्तर आप ये देखिए मंगोलिया है, और उत्तर जाएंगे रसिया है। इधर देखिए पश्चिम, उत्तर पश्चिम कजाकिस्तान, इधर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान यहाँ है, यहाँ अफ़गानिस्तान है, ये भारत आप देख रहे हैं, नेपाल, ये भूटान, म्यांमार, वियतनाम, ये लाओस। और इधर आप देखिए पूरब में ये देखिए ये उत्तर कोरिया, एन लिखा है, एन कोरिया। और इसी नीचे उत्तर कोरिया के बाद नीली लाइन बनी हुई है, ये हम इस पर लाइनिंग कर दे रहे हैं। ये इसे जो दक्षिण में माने नीचे, ये जो है दक्षिण कोरिया है। आप देख सकते हैं ये बीजिंग है, यहाँ की राजधानी। चीन काफ़ी बड़ा देश है, जनसंख्या में तो टॉप पे है, लेकिन अगर क्षेत्रफल से भारत की तुलना करेंगे तो जनसंख्या भारत की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से जो चाइना है वो भारत से आगे है। मतलब चाइना का क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है। तो देखिए चीन की राजधानी बीजिंग। शंघाई बहुत फेमस है यहाँ का शहर, ये शंघाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवहन मंत्रालय ने कितने समय के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क को माफ़ कर दिया है? नौवहन मंत्रालय ने कितने समय के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क को माफ़ किया है? कितने समय के लिए माफ़ किया है? ये किया 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष तक अगर आप जो है जलमार्ग का उपयोग करते हैं तो आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। क्यों माफ़ किया है? क्योंकि अंतर्देशीय जलमार्ग अभी जो है उससे परिवहन बहुत कम हो रहा था, इसीलिए। और अच्छा, लेकिन ये भी है कि नौवहन जो होता है यहाँ पर जो तो वो काफ़ी जो है यहाँ पर सस्ता पड़ता है। जलमार्ग जो होता है काफ़ी सस्ता है, और उसी जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि लोग जो है जलमार्ग से परिवहन करें, और जो है इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 20वां कि डबल स्टैक कंटेनरों के लिए उपयुक्त विश्व की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इसको। डबल स्टैक कंटेनरों के लिए उपयुक्त विश्व की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है? हरियाणा में है। किसमें? हरियाणा में। और ये जो है हरियाणा में है, तो हरियाणा में किस स्थान पर, ये कहाँ पर है? ये जो हरियाणा का सोहना नामक स्थान है उसी के निकट, सोहना के निकट है। और ये जो सुरंग बनाया गया है ये अरावली की पहाड़ी को काट के बनाया गया है। अरावली की पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। और ये जो है सुरंग है ये हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम को जोड़ती है। किसको? मेवात और गुरुग्राम। मेवात और गुरुग्राम को ये सुरंग जोड़ती है। ये विश्व की पहली है। ये अरावली की बात है। माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? वो है अरावली पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
तथा साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।